जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुसहफ इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम रमज़ान स्पेशल सेशन आपके सामने पेश खिदमत है। हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट सानिया नेमत हैं और सानिया काइंडली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर हमें बेहतरीन अपने रिसर्च वर्क जो हमारे काम आ सके, हमें एक बेहतरीन मुसलमान बनाने के लिए कि हम अपने फूड और अपने डाइट के साथ क्या करें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको उसमें मेरी आवाज़ गाइडेंस। आ रही है? जी, जी ठीक आ रही है। ओके, जैसा कि हिना ने बताया कि रमज़ान आ रहा है और अलमसब जो है उसने एक 2 डेज़ की वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की है। तो मेरा नाम सनिया है, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि रमज़ान के हवाले से जितना भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए फैसिलिटेट कर सकूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस वर्कशॉप इज न्यूट्रिशन, बिकॉज के जब हम न्यूट्रिशन के वर्ड को प्रॉपरली और थॉरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द स्टडी ऑफ फूड is called nutrition. Now we will discuss what is food. Any substance which contain nutrients. हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है, द स्टडी ऑफ फूड, देन द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फूड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स. Any substance which can be digested and used by the body is called the nutrients. अब हम ये देखेंगे कि हमने खाना खाया और वो खाना जो जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रॉपर डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद जितने उस न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट थे उसने हमारी बॉडी को फायदा दिया, तो वो कौन कौन से हैं? इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी आर इन अ न्यूट्रिशन लैंग्वेज, दे आर प्रोटीन्स, फैट्स, carbohydrates, minerals, vitamins and water. Water is not a nutrients, but we can say it is. अगर आप देखें तो इनकी टोटल जो तादाद है वो हमारे पास 6 बनती है। अब हम इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएं। ओके, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो इसकी 2 टाइप्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, फैट्स की एंड कार्बोहाइड्रेट्स की, इट्स कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो ये वाले वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा मकदार में चाहिए होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट ग्रुप इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. Nutrients required in small amount, just like the minerals and vitamins. These are the micronutrients. जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में जो हमारा लार्ज पोर्शन होता है वो हमेशा प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और जो है वो फैट्स का होता है। जो वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम यूज किए जाते हैं या फिर बिल्कुल यूज ही नहीं किए जाते। आई मीन के हमारे हर पोर्शन में ये वाली चीजें शामिल नहीं होती हैं, दिन में थोड़ा बहुत हम इसको खाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं इसको हम मजीद जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखना है कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी हमारे पास ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अलावा, जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस तरह से बनते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं, बॉडी के बाहर बनते हैं और ये किस तरह से अपना काम करते हैं, इनको हम कितनी क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, इनके कितने ग्रुप्स हैं एंड देन इनके सोर्सेज क्या हैं, मीन्स इनके हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे और फिर जब ये हम इनटेक करेंगे तो इनके बॉडी के ऊपर फंक्शन इसके क्या है। सबसे पहले
जिस न्यूट्रिएंट्स को मैं डिफाइन करूंगी, दिस इज प्रोटीन। अब जब हम प्रोटीन को डिफाइन करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, मीन्स के कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलके प्रोटीन बनती है। तो इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। It is the only nutrients that contain the nitrogen, which is the element responsible for the growth. ये सबसे इसका अहम पॉइंट है कि हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये जितने हैं उनके बॉडी पे जो भी फंक्शंस हैं, तो बाकी चारों न्यूट्रिएंट्स में से कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ये ग्रोथ हार्मोन्स को डेवलप करता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। आई मीन अगर आप देखें, जैसे छोटे बच्चे हैं तो जब आप उनकी वीनिंग वीनिंग से मीन ये कि जब 6 मंथ के बाद वो खाना पीना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एम्फिसाइज किया जाता है वो इस बात पे किया जाता है कि आप बच्चों को प्रोटीन इनटेक जो है वो प्रॉपर दें, उनका जो आरडीए है वो प्रॉपर हो, उसका प्रोटीन का। रीजन बीइंग उनकी बोन्स ने डिवेल्प होना होता है, उनकी स्किन एलास्टिसिटी बढ़नी होती है, उनके मसल्स डिवेल्प होने होते हैं, और ये तमाम चीजें जो हैं वो किससे बनेंगी, प्रोटीन से बनेगी। बाकी भी सोर्सेज हैं लेकिन जो मेन सोर्स आउट बॉडी होगा वो नाइट्रोजन, इस यही प्रोटीन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दीज एलिमेंट्स मेक अप द यूनिट्स कॉल्ड द अमीनो एसिड। अब प्रोटीन बनती कैसी है, ये थोड़ा साइंटिफिकली बिल्कुल डिफरेंट बायोलॉजी का है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अमीनो एसिड से बनते हैं और इनकी तो जो क्वांटिटी होती है वो 20 होती है, और ये एक दूसरे के साथ चेन की सूरत में ज्वाइन किया होता है इन्होंने, जो कि पेप्टाइड कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है कि प्रोटीन जो है वो क्या है, ये हमें पता चल गया, उसके एलिमेंट्स क्या हैं ये हमने देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मींस कि ये हमें किन ग्रुप्स की सूरत में मिलती है। इसमें जो सबसे पहला इसकी क्लासिफिकेशन आती है, इसकी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो है एनिमल प्रोटीन, इसको जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के साथ देखा जाता है। जो सेकंड वाली है वो है वेजिटेबल प्रोटीन एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्लास प्रोटीन। इसमें जो है वो लो बायोलॉजिकल वैल्यूज आ जाती हैं। Both classes of protein should be included in diet. The most of protein required by each person is related to his weight. RD of protein is 1 gram of protein per kg of the body weight. ये थोड़ा सा जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे फोकस करना होगा। उसमें ये है, बताने का मकसद, ये फोकस करने से मुराद ये है कि ये आपकी डेली रूटीन की चीज़ है और ये हर बंदे को पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे कि दो क्लासेस हो गई, एक एनिमल हो गई और एक वेजिटेबल हो गई। ये दोनों ही खानी जरूरी है। अब इसको खाना किस तरह से है, आरडीए कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का मतलब ये है कि एक दिन में इतनी चीज आपका लेना जरूरी है। ये आएगी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी, यानी 1 केजी के लिए आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगी। अगर आप 50 केजी के हैं तो आपको उसको 1 केजी से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो क्या क्या हैं। जैसे कि हमने इसके देखे कि ये इसकी क्लासेस दो होती हैं, एनिमल होता है और दूसरा जो है वो वेजिटेबल होता है, तो इसी तरह से इसकी जो सोर्सेज होंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे। अब एनिमल सोर्स में हमारे पास आ जाएगा मीट। मीट में हर तरह का मीट आ जाएगा, जिसमें बीफ है, जिसमें मटन है, जिसमें हमारा चिकन पोल्ट्री जो भी, फिश आ जाएगी सारी तरह की। अच्छा, जो मिल्क है वो एनिमल सोर्स है, आई मीन हमने एनिमल से लिया तो वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन वो भी एनिमल से मिला। एग्स हैं सेम, वी कैन गेट फ्रॉम द एनिमल। चीज सेम, योगर्ट सेम, आपने एनिमल सोर्स से लिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेजिटेबल प्रोटीन। अच्छा, वेजिटेबल प्रोटीन में हमारे पास पीज है, बीन्स, लेंटल, नट्स, सीरियल्स, जितने भी आई मीन रेड लोबिया हो गया, ये दालें शालें हमारी जो सारी हैं, ये भी इसी का सोर्स है। अच्छा, इसमें ना आगे एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि इन द पास्ट एनिमल फूड्स वर ईटन बाय अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। There is now a trend toward eating more plant or vegetable source of the protein because they contain the less fat, they contain more fiber and they are cheaper to produce. आपने देखा होगा कि जैसे
पहले लोग सेहतमंद रहने के लिए समझते थे कि गोश्त खाना और हद से ज्यादा गोश्त खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट पैसेज ऑफ टाइम जब लोग अपने वेट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं या अपनी जैसे वेजिटेरियन डाइट और कीटो डाइट और ये सारी जब चीजें हमारी एक पब्लिक को पता चलना शुरू हुआ, या हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो जो लोग अपनी हेल्थ और अपने कोलेस्ट्रॉल इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि मिनिमाइज करना शुरू कर दिया है एनिमल को, सॉरी एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन को, और वो प्रेफर करते हैं कि वो वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है उसको यूज करें। अच्छा, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे ये कि जब आप वेजिटेबल प्रोटीन लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें फैट नहीं होती। जब आप देखें, आप मीट लेंगे उसमें फैट भी होगी, आप मिल्क लेंगे उसमें फैट होगी, आप एग लेंगे उसमें फैट होगी, और उसमें जो है जब आप उसको रिप्लेस करते हैं वेजिटेबल प्रोटीन के साथ तो डेफिनेटली उसमें फैट्स नहीं होंगी। इसी तरह से दे कंटेन द मोर फाइबर। जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो हमेशा उसमें फाइबर भी होगा, मीन्स के जितने भी सीरियल्स ले लें उसमें फाइबर होगा। अच्छा, फाइबर को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं तो आप उसको प्रॉपर तरह से समझ जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा ये कि तमाम सब्जियां और दालें जो हैं उनको अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करते हैं एनिमल प्रोटीन के साथ तो डेफिनेटली वो आपको उससे ज़्यादा चीपर प्रोड्यूस होंगी, तो वो एक प्रेफर करने का एक अच्छा आप कह सकते हैं पॉइंट है। अब इसकी मेन चीज़ ये है कि जो भी हमने प्रोटीन को पढ़ा, उसके एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ें वो बॉडी के साथ बेसिकली करते क्या हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। जैसे आपने पहले बात किया है, किसी की वजह से बोन्स और स्किन इलास्टिसिटी होती है, द रिपेयर ऑफ बोन आउट ऑफ डैमेज सेल्स जस्ट लाइक कट्स। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। जब भी किसी भी बंदे को कोई ऐसी किसी की सर्जरी होती है जिसमें आपका ओपन वुंड होता है या क्लोज वुंड होता है, जस्ट लाइक किसी का सजेरियन हो गया, किसी की कोई हड्डी टूट गई, किसी भी किस्म की जब सर्जरी होती है और उसका वुंड बनता है, तो उस वुंड की एक बेहतरीन रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब वो प्रोटीन रिप्लेसमेंट आप इन फॉर्म ऑफ एग कर सकते हैं और इन फॉर्म ऑफ एनी सूप। जब कोई बीमार होता है तो डाइजेशन का मसला होता है, उसके लिए चीजों को निकलना भी थोड़ा मसला हो जाता है, वो लेटा हुआ है तो आप उसको कोई ऐसी खुराक नहीं दे सकते, आप भून के गोश्त देना शुरू कर दे, तो उसमें जो है वो सूप हमारी बेहतरीन ऑप्शन होती है। आप सूप यूज कर सकते हैं तो वो आपको रिप्लेस कर देंगे, जिससे आपके वो जितने भी कट्स हैं या आपके जो बोन्स हैं वो बेहतर तौर पे रिपेयर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जैसे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलिन है, वो एक हार्मोन है, वो इसी से होता है। एंजाइम्स और एंटीबॉडीज का हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम है, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा इस पे, और हम इसकी वजह से हेल्दी फील करेंगे। बॉडी में एक जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी प्रोटीन का एक खास उसमें पार्ट है, जब तक वो नहीं लेंगे वो एनर्जी आपको कोई भी दूसरी चीज रिप्लेस नहीं कर सकेगी। आगे अमीनो एसिड्स की बात हो रही है, वो जो हमने पीछे पढ़ा है कि देयर अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल होती हैं। जो essential amino acids are those which the body cannot be make and must be supplied by the diet, and non essential होती हैं जो बॉडी के अंदर ही जो है वो बनती हैं और वो इंटरनली उसका सारा चल रहा होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास फाइबर। अच्छा, फाइबर जो है वो किन किन चीजों में होता है? जितने भी मल्टीग्रेन आटाज होते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं, उन सब में फाइबर होता है। और फाइबर जो होता है वो आपकी कॉलन कॉलन इंटेस्टाइनल हेल्थ को बेहतर रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्म में लेते हैं जिसके अंदर फाइबर नहीं होता तो वो हमारे कॉलन यानी कि इंटेस्टाइन में स्टक हो जाता है। अब जब वो स्टक होता है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिर डाइवर्टिकुलोसिस एक डिजीज होती है, वो हो जाती है। अच्छा, जब आप उसी तरह से फाइबर को अपनी डाइट में से मिस करते जाते हैं तो डेफिनेटली आप आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट होते हैं, फिर आप ओबीस होते हैं। जब आपकी ओबेसिटी हो गई तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से जब आपको कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपके कॉलन कैंसर और रेक्टल कैंसर के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉलन कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमारी जो इंटेस्टाइन आंतें होती हैं, और रेक्टल जो हमारा पखाना निकालने की जगह होती है। अगर किसी को नहीं क्लियर तो इसलिए बता रही हूँ। ओके, यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया, हमने प्रोटीन्स भी देख लिए और हमने फाइबर भी देख लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैट्स। फैट्स आर आल्सो कॉल्ड द लिपिड्स। ये मेन फैट्स जो है उसका नाम लिपिड्स होता है। ये फैट्स प्लस ऑयल से मिलके तो लिपिड्स बनते हैं।
अब फैट्स जब रूम टेम्परेचर पे होती हैं तो वो सॉलिड होती हैं जस्ट लाइक बटर, और जब ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जस्ट लाइक ऑलिव ऑयल, तो ये सारा इसका होता है। अब हमने मेन इसमें फैट्स हमारे साथ करती क्या है वो हमारे देखने वाले पॉइंट है। इसकी कंपोजिशन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन में इसके कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन आएगी। ओके, दे आर मेड अप ऑफ द ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं इसमें। और अब जब हमने फैट ली तो हमारे स्टमक में जाने, सॉरी, जब हमने फैट इनटेक करते हैं तो उसका आगे से जो गैस्ट्रो सॉरी डाइजेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल होती है वो सेपरेट हो जाती है किससे, फैटी एसिड से, और ये दोनों सेपरेट सेपरेट से काम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या है। जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी तरह से इसकी भी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, यानी कि एनिमल फैट्स आ जाती है जिसमें सैचुरेटेड फैट होती है, और वेजिटेबल फैट्स आर अनसैचुरेटेड फैट, और अनसैचुरेटेड फैट को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसमें सोर्सेज जैसे एनिमल फैट्स में अगर आप देखें तो फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, वेजिटेबल फैट्स फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। एनिमल फैट्स में हमारे पास आ जाएगा बटर, आ जाएगा मीट के अंदर जो होती है ऑयली फिश में ओमेगा वगैरह, और एग्स में जितनी भी फैट होती है वो आ जाएगी, चीज और क्रीम। जब हम वेजिटेबल फैट्स की बात करते हैं, जितने में हमारे कुकिंग ऑयल हैं, जितने नट्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा बहुत फैट होता है। इसी तरह से सीरियल्स जो होते हैं उनके अंदर भी, और मार्जरीन वगैरह। अब फैट्स क्या करती हैं? फैट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं हीट और एनर्जी। सेम अगर आप अपनी कोई भी डाइट रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, और या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है, या आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपने फैट नहीं लेनी। लेकिन उसमें ये होता है कि आप बिल्कुल फैट को माइनस नहीं कर सकते। क्यों? कि जब आप बिल्कुल फैट्स नहीं लेते तो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जिसमें एनर्जी का एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ आपको फैट से ही मिलेगा। और फैट इंसुलेट द बॉडी विद द लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। इसी तरह ये हमारे एडिपोज टिश्यूज जो कि मसल्स के साथ होते हैं उनको बनाने में और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरा ये करती है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे फैट्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स जस्ट लाइक किडनीज। जब अगर फैट जो है वो हमारे टिश्यूज के दरमियान में नहीं होगी, और के दरमियान में उसकी ऑर्गन्स के दरमियान में क्लियर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उसको डैमेज करने के चांसेस हो जाते हैं। देयर आर सोर्स ऑफ सोल्यूबल फैट्स। इसी तरह से कुछ सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं जो कि फैट का सोर्स होते हैं। इसमें जब हम आगे वाइटामिन को पढ़ेंगे तो ये सारा डिटेल से जो है उसमें होगा, लेकिन जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चार जो है वो वाइटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, A, D, E, N, K। ओके, इसमें एक ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि जब आप गुड फैट्स लेते हैं तो वो क्या करती हैं कि आपकी जो हंगर है उसको सप्रेस कर देती हैं। इसलिए आपको जल्दी भूख नहीं लगती, बजाय इसके कि आप बिल्कुल जब फैट नहीं लेते तो आपका खाना बहुत जल्दी भी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको फीलिंग ऑफ हंगर जल्दी आना शुरू हो जाती है। और फिर जैसे कि दे ऐड द फ्लेवर टू द डाइट। फ्लेवर तो वो फिर डाइट में करती हैं, जैसे हमारे यहाँ हम इतनी ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो वो फ्लेवर भी दे देती हैं। अब हमने ये देखना है कि एक हद से जब हम ज़्यादा इसको कर देंगे तो वो क्या करेंगी। ईटिंग टू मच फैट में रिजल्ट इन द ओबेसिटी। डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा फैट का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाएंगे, या बहुत ज़्यादा मीट कंज्यूम करेंगे, प्रोटीन इनटेक वो भी सोर्स ऑफ एनिमल से जब आप अपनी RDA से बढ़ा देंगे तो वो ओवर ईटिंग में आ जाएगा, और वो क्या करेगा, आपको ओवरवेट और फिर उसके बाद ओबीस कर देगा। अच्छा जी, सैचुरेटेड फैट्स में लीड टू अ बिल्डअप ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज। और बॉडी के अंदर जाके जब अपनी फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं तो वो क्या करेंगी, वो क्या करती हैं कि जैसे आप देखें कि पानी के पाइप होते हैं और उसके अंदर से कोई चीज़ गुजर रही है कि नहीं, पानी गुजर रहा है। लेट्स सी के हमारे जो बर्तनों वाला सिंक होता है उसके नीचे वाला जो पानी का पाइप होता है, उसकी मिसाल, एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर हम उस सिंक के अंदर सारे चावल, सारी जो भी छोटे छोटे ज़रात होते हैं खाने के, वो फेंकते जाएं फेंकते जाएं फेंकते जाएं, तो एक दिन क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, वो ब्लॉक कैसे होता है? उसकी जो वॉल्स होती है ना, उसके इर्द गिर्द वो छोटे 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 उसके पार्टिकल्स लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, और वो नैरो होता जाता है। सेम जब हम फैट्स को एक्सेस अमाउंट में लेना शुरू कर देते हैं और अनहेल्थी फैट्स लेते हैं, तो वो भी क्या करती हैं कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जहाँ जहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उनको क्या कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता
ब्लॉक कर देता है। अब जब वो ब्लॉक कर देता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब फिर हमारी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, और जब हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जब लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होने का प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे स्ट्रोक जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके। स्ट्रोक होता है कि फिर एकदम से एक क्लॉट उस पाइप के अंदर आ जाए और आपका ब्लड फ्लो रुक जाए, दैट कॉल्ड द स्ट्रोक। वो किसी भी हिस्से में आ जाता है, और जब वो स्ट्रोक आ गया तो फिर हार्ट डिजीज तो डेफिनेटली होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें चॉइसेस ऑफ फैट्स जो है वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। हमें प्रॉपर इसके बारे में पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या हैं, ये किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करती हैं, इसके जो एक्चुअल सोर्सेज हैं वो हमें किस तरह से चूज करने हैं और कितनी अमाउंट में करने हैं, राइट। आगे हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज बिकॉज दिस टू मच सैचुरेटेड फैट इन द डाइट। Saturated fat is present in all animal food just like the meat, eggs and butter. अब हमें ये भी पता चल गया कि saturated और unsaturated हमें मिलेंगी कहाँ से। High cholesterol leads to the hardening of the arteries। और यहाँ पे हम फिर बात करते हैं फाइनली फैट रिलेटेड एक जो डिसऑर्डर है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज अ हार्ड वैक्सी फैट विच में बिल्ड अप ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जो बात हमने पीछे की कि वो आर्टरीज के ऊपर जो है वो सारा जो फैट जमता जाएगा, तो वो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। दिस कॉज द आर्टरीज टू बिकम द नैरो। दिस पुट मोर प्रेशर ऑन द हार्ट टू पंप द ब्लड थ्रू द स्मॉलर वेसल्स। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और स्ट्रोक में रिजल्ट। अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है अनसैचुरेटेड फैट्स के। पहले हम सैचुरेटेड फैट के नुकसान पढ़े थे, अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है अनसैचुरेटेड फैट्स के हमारी डाइट के अंदर। सम अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर आल्सो गुड फॉर द ब्रेन फंक्शन। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है कि जब भी फिर हम हेल्दी और अनहेल्दी फैट की बात करते हैं तो बहुत सारे रिकमेंडेशन ये दी जाती हैं कि जैसे कि आप अनहेल्दी फैट चूज करो तो फिर आप सप्लीमेंटेशन कर लो ओमेगा 3 की, ओमेगा 6 की। वैसे तो इसके सोर्सेज भी हैं, जैसे कि सैल्मन फिश है, या एक तो और भी चीज़ें हैं जैसे वॉलनट्स हैं, उनके अंदर भी ओमेगा 3 होता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर जैसे कि जाहिर है ये आपके अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के जो कैप्सूल्स होते हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी डाइट का एक सबसे मेजर पार्ट है। अगर हम देखें तो हमारी डाइट में सबसे मेजर पार्ट खाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इसकी रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। और ये कहाँ से आता है? देख, दे कम फ्रॉम द प्लांट फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये ज़रा थोड़ा डीप टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी को इसके बारे में जानना है तो वो फिर मुझे टेक्स्ट कर दे। इसकी कॉम्पोजिशन में जो है ना वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एलिमेंट प्रेजेंट आर द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें आएंगी इसमें। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सिंगल शुगर यूनिट्स। ये शुगर यूनिट से मिलकर बनता है, जिसमें दो भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी होते हैं। अब हमने जैसे पहले पढ़ा सेम उसी तरह से इसकी क्लासिफिकेशन भी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें आ जाएगा कि दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप इज शुगर, सेकंड इज द स्टार्च एंड थर्ड इज द सेलुलोज। सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा कि शुगर्स है, स्टार्च है और सेलुलोज है। इसी तरह से ये जहां जहां से आएंगे उसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले शुगर। शुगर हम जो डायरेक्ट लेते हैं, यानी कि केक्स हैं, इसमें बिस्किट्स, जैम्स, हनी, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ऑल द सोर्सेज ऑफ carbohydrates, but this is not the good carbohydrate. Okay, next is starch, potatoes, cereals, bread and pasta. सिलोलोज है, ये है फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं, वेजिटेबल हैं, होल सीरियल्स हैं, सीड्स एंड नट्स हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फाइबर। ये एक फाइबर जो हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, तो बेसिकली दिस इज द कॉल्ड फाइबर एंड दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर।
अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा डाइट का सबसे मेजर पार्ट होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है इसके, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से चलेंगी। तो सबसे पहले इसमें यह है कि कार्बोहाइड्रेट सप्लाई द बॉडी विथ हीट एंड एनर्जी। जितनी हमारी बॉडी को डेली कैलोरीज चाहिए होती हैं या एनर्जी चाहिए होती है, वो हम कहाँ से गेन करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हम कार्बोहाइड्रेट से जो है वो गेन करते हैं। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एट फैट। अब आ गई बात ये कि आरडीए यानी जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टोर हो जाता है फैट की सूरत में। अब वो फैट कहाँ होती है, एडिपोज टिश्यू में, which insulate the body and prevent heat loss. Okay, cellulose aid the digestion by pushing food through the intestine quickly, preventing the constipation. जैसे हमने फाइबर जिसको पढ़ा, ये वही चीज़ है। अब ये क्या करता है कि अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे यानी कि स्टार्च सॉरी शुगर की जो फॉर्म में हम लेंगे, जैसे हमने पढ़ा कि 6 टाइप्स हैं, शुगर है, स्टार्च है और सेलुलोज है। तो जब हम सिर्फ शुगर की फॉर्म में लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे जाके कॉलन में यानी कि इंटेस्टाइन में स्टक हो जाएगा, वो ना मूव करेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है, वो पॉप अप नहीं होगा, वो उस तरह से मूव करने में मदद ही नहीं देगा। और उसके अलावा वो क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में हमारा जो लिक्विड होता है उसको भी ड्रेन कर लेगा और ज़्यादा स्टक हो जाएगा। तो फाइबर क्या करेगा या सेलुलोज क्या करेगा कि वो इंटेस्टाइन को यानी कि बल्क को बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा और उससे हमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और जब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, हमारी बाउल जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी, हमारा जो कॉलन है वो बिल्कुल ठीक काम करेगा, तो कैंसर के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अच्छा जी, ये वही चीज़ है कि ये डाइटरी फाइबर है, ये क्या करता है, नॉट डाइजेस्ट बाय द बॉडी, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, इसने बाहर निकलना ही होता है हर सूरत में। इट इज़ important as it aids the digestion by helping the pushing the food through the intestine. It stimulates the peristalsis, the contractions and relaxation of the muscles of the intestine. सेम ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा किसकी, इंटेस्टाइनल मसल्स की, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। ओके, एक इसका सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये भी है कि ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। बहुत सारे लोग जब वेट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं या जैसे कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो फाइबर रिच फूड जो है वो यूज़ करें, ताकि उसकी वजह से उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस आए और उनका जो इंसुलिन का प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से काम कर जाए। तो इसलिए ये हमारी डाइट का एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है। तो अगर हम इसकी आरडीए पे बात करें तो ये 25 to 30 ग्राम पर डे जो है वो हर पर्सन को चाहिए होता है। ओके, ये एक चार्ट है जिसमें बड़ा प्रॉपर बताया गया है कि जो एक होल मील ब्रेड होती है यानी कि 25 ग्राम की, उसके अंदर कितना जो है वो फाइबर होता है, उसमें 1.5 ग्राम जो है वो फाइबर पाया जाता है। इसी तरह से जब आप वाइट ब्रेड की बात करते हैं तो वो सेम साइज की, जैसे होल मील और वाइट ब्रेड सेम साइज यानी कि 25 ग्राम की आप लेंगे, तो उसमें फाइबर की अमाउंट जो है वो देखें किस तरह से वेरी कर रही है। यानी जब आप होल मील की बात करते हैं तो उसमें 1.5 ग्राम होती है वन स्लाइस में, और जब आप वाइट ब्रेड की बात करते हैं तो वो कितना ज्यादा रिड्यूस होके 0.4 ग्राम पे आ जाती है। इसी तरह से होल मील जो पास्ता होता है, पास्ता भी जो है वो टू टाइप्स का आता है, जैसे वाइट वाला और होल मील वाला, तो वो 230 ग्राम्स वाले में 5.3 होती है और 150 वाले में 0.2 होती है। पीनट्स में जो है वो अगर आप देखें 25 ग्राम पीनट्स में 1.6 आएगी, और कॉर्नफ्लेक्स आ जाते हैं उसमें भी 30 ग्राम में 0.3 आएगा। पोटैटोज में थोड़ा ज़्यादा फाइबर होता है, बेक बीन्स में जो है वो भी ज़्यादा होता है 5.0 ग्राम्स। इसी तरह से फ्रोजन पीज में भी थोड़ा ज़्यादा होता है, पियर्स में ज़्यादा होता है और एप्पल्स में भी ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सॉरी, अमाउंट ऑफ फाइबर जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके जी, ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि शुगर शुगर भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। डू नॉट इंक्लूड टू मैनी फूड्स हाई इन द शुगर इन डाइट। अब ये है कि शुगर हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं देती, ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको कट करने की जरूरत होती है, ये हमेशा नुकसान ही करेगी। मैनी ऑफ दीज फूड्स प्रोवाइड द एम्प्टी किलो कैलोरीज, यानी आप इसको खा लेंगे
वही बात है, आपका इसको कोई फायदा नहीं होगा, ना ही बॉडी का ये कोई फंक्शन करती है, सिर्फ अंदर जाएगी ग्लाइकोजन में जो है वो कन्वर्ट होगी और फैट में जाके फैट की सूरत में स्टोर हो जाएगी। ओके, टू मच शुगर लीड्स टू द टूथ डिके एंड ओबेसिटी। सेम, ये सारे दांतों को भी खराब करती है, और डेफिनेटली ओवरवेट का तो जो है वो ताल्लुक ही शुगर के साथ है। मैनी फूड कंटेन हिडन शुगर्स, दीज फूड्स मे नॉट taste sweet but may contain sugar just like the savory sauce and mixes। अच्छा, अब हम बार बार डायरेक्ट शुगर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते कि हम कौन सा चम्मच भर के चीनी खा रहे हैं या हमने चाय में चीनी डाली। ये तो वो चीज़ है ना जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपने ये वाली शुगर जो है वो यूज की है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे शुगर जो है ना वो हिडन में होती है। जैसे कि आप बर्गर खाते हैं तो उसमें ऐसे कोई शुगर नहीं होती, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की ये फॉर्म जो है ना वो सबसे डेंजरस उसके अंदर होती है, बिकॉज उसके अंदर आपने जो है वो वाइट वाला आटा यूज किया हुआ है, उसके अंदर उसकी जो बेकिंग प्रोसेस है उसमें सारा चीनी का यूज हुआ। इसी तरह से जो हमारी बहुत ज्यादा सॉसेज वगैरह होती हैं, जैसे कि मायोनीज हो गई, जैसे कि केचप हो गए, जैसे चिली सॉस वगैरह, यानी जितनी भी सॉसेज होती हैं, इन तमाम चीज़ों की अगर आप रेसिपीज देखें तो उसके अंदर शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। इसी तरह से जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो बेसिकली तो मीठे उस तरह से नहीं होते, लेकिन उनके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर यानी कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। In the list of ingredients, the sugar is often called the other name, just like the glucose, sucrose and maltose। ये सारे जो हैं ये शुगर के दूसरे नाम हैं, जो कि आप फूड लेबलिंग देखें, जो कैंस पे या जार्स पे या बोटल्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स में मेंशन होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो नहीं लिखा होता है। ये साइंटिफिकली नाम जो है वो थोड़े से यूज किए जाते हैं ताकि लोग जो है वो एकदम से पैनिक नहीं हो और इसको देख लें कि हाँ ये तो शुगर नहीं है, सो वी कैन कंज्यूम। Okay, reducing sugar in the diet, replace the sugar snacks with the healthier choice, just like fruit and nuts. Drink the water instead of fizzy drinks. Sweeten foods such as the porridge with the fresh or dried fruit, and read food labels to check the sugar content and look for hidden sugars। अच्छा, अगर आपका मीठा खाने का बहुत ज्यादा ही दिल कर रहा है तो आप उसको नेचुरल चीजों के साथ जो है वो रिप्लेस करते हैं। उसके जैसे फ्रूट्स हैं उसमें नेचुरल स्वीटनिंग्स होती है, आप उसको यूज करें। इसी तरह से नट्स हैं, उनके अंदर भी लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर ग्लूकोज पाया जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रिंक्स को रिप्लेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप फ्रूट जो है सॉरी फ्रूट्स का स्लश बना के पी सकते हैं, प्यूरीज बना के यूज कर सकते हैं, और उसको मीठा करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से हमारे जो पोरिज वगैरह हैं उसके अंदर आप चीनी डालने की बजाय उसमें फ्रेश फ्रूट डाल दें, या उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दें, आप उसके अंदर हनी डाल दें, तो वो एक बेहतरीन जो है वो चॉइस हो जाएगी। इसी तरह से जब भी आप ग्रोसरीज करने जाते हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि शुगर जो है वो लेबलिंग में किस तरह से किया जाता है, और इसके कौन से फार्मूलाज हैं, या इसके कौन से जो है वो साइंटिफिक नेम है जो कि यूज किए जाते हैं फूड लेबलिंग में। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होती हैं तो उससे आप बहुत ज्यादा शुगर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी डाइट में। these are टू वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थी ईटिंग गाइडलाइंस हैं जो कि अब आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसमें एक तो ये है कि आपने हर सूरत में, आप किसी भी एज ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपका वेट मैनेजमेंट के साथ कोई आपका यानी है या नहीं, मीन्स के वेट मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक हेल्दी वेट की तरफ आना है। जिस तरह से ओवर वेट होना ठीक नहीं है, इसी तरह से जो कम जिनका वेट होता है वो भी ठीक नहीं होता। तो वेट मैनेजमेंट की तरफ जो भी लोग आ रहे हैं, या किसी तरह का आपको कोई हेल्थ इशू है या नहीं है, दोनों सूरतों में हमारा जो डेली इनटेक ऑफ फाइबर है वो बेहतरीन होना चाहिए। उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज के साथ जो है वो सफर करने से बच सकते हैं। यानी कॉलन इश्यूज हमें बिल्कुल नहीं होंगे, जैसे हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया है, जैसे कि अब दोबारा उसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल से हो गया। ओके, तो जब हम जो है ना वो फाइबर लेंगे तो हमें डेफिनेटली अच्छा फील होगा, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है कि शुगर को अपनी डाइट में से तकरीबन खत्म ही कर देना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हमारा सारा हो गया कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से जो थे वो न्यूट्रिएंट्स थे, और इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है वो आगे हम चलते हैं, जो कि हमारा मेन फोकस है, यानी कि कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए सहरी और अफ्तारी में। हेलो।